आज हम आप लोगों को हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग एस्केरियासिस तथा फाइलेरियासिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्केरियासिस रोग के बारे में जान लेते हैं। तो यह रोग एस्केरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। एस्केरिस के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। तो एस्केरिस जो गोल कृमि होती है, इसके द्वारा एस्केरियासिस रोग हो जाता है। एस्केरिस मनुष्य विशेषकर बच्चों की आंत, यानी मनुष्यों में या विशेषकर देखा जाए तो बच्चों की आंत का परजीवी है। यानी जो बच्चों की आंत होती है उसमें जाकर के ये चिपक जाता है। यह आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर रहता है और जो हमारी आंतों में पचा हुआ भोजन होता है उसी को ये खाता है, उसी से पोषण प्राप्त करता है। एक परपोषी की आंत में 500 से 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं। यानी जो एक परपोषी की आंत होती है, यानी मनुष्य की जो आंत होती है, बच्चे की जो आंत होती है, उसमें 500 से लेकर के 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं। तो जिनको आम भाषा में लोग पेट के कीड़े कहते हैं, ये वही है एस्केरिस। तो ये कितने होते हैं आंतों में? 500 से 5000 तक एस्केरिस होते हैं। चलिए सिम्टम्स के बारे में समझ लेते हैं। लक्षण क्या क्या होंगे अगर हमें एस्केरियासिस रोग हो जाता है। तो आंत में एस्केरिस की उपस्थिति का परपोषी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जब ये आंतों में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इनके अधिक संख्या में होने पर अपच, अधिक संख्या अगर हो जाती है तो क्या क्या होता है? अपच हो जाती है, यानी खाना पचता नहीं है। पेट में बेचैनी होती है, पेट में तीव्र दर्द होता है, यानी अतिसार यानी मोशंस ज्यादा होते हैं या पेचिस भी आप इसको कह सकते हैं, तथा हल्का बुखार आदि रहने लगता है। रोगी दुर्बल हो जाता है तथा शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है। परजीवी के भारी संख्या में होने के घातक परिणाम होते हैं। अगर भारी संख्या में हमारी आंतों में ये हो गए हैं एस्केरिस तो घातक परिणाम हो सकते हैं। ये आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यानी आंत की जो हमारी दीवार होती है, जो सतहें होती हैं आंतरिक, उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उस पर छेद कर देते हैं, जिससे पेरिटोनाइटिस रोग हो जाता है। पेरिटोनाइटिस रोग हो जाता है। कभी कभी ये फेफड़ों तथा यकृत में भी पहुंच जाते हैं। यानी अधिक संख्या में होने पर ये फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और हमारे यकृत या लीवर तक भी पहुंच जाते हैं। इनका जीवन चक्र समझ लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो वयस्क एस्केरिस 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो एक जवान एस्केरिस होता है, जो वयस्क एस्केरिस होता है, वो लगभग में 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। मादा नर कृमि से अधिक लंबी होती है और जो मादा होती है वो नर कृमि से अधिक लंबी होती है। यानी मादा लंबी होती है जबकि जो नर होता है वो छोटा होता है। मादा अपने जीवन काल में 2,70,00,000 और प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है। यानी अगर मादा को देखा जाए तो पूरे जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देती है। और अगर एक दिन का देखा जाए तो एक दिन में 2 लाख तक अंडे देती है एस्केरिस जो होती है। अंडों के चारों ओर खोल रहता है और जिनके अंडे होते हैं उसके चारों ओर एक खोल रहता है तथा ये रोगी के मल के साथ बाहर निकलते हैं। और जब मल त्याग करता है रोगी तो उसके मल के साथ बाहर निकलते हैं। ये पानी व खाने की वस्तुओं को भी संदूषित करते हैं। इस प्रकार से संदूषित पानी या खाने की वस्तुओं को लेने से ये मनुष्य की आहार नाल में पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी को संदूषित कर देते हैं, जो खाने की वस्तुएं होते हैं उनको भी संदूषित कर देते हैं। अब जब उस पानी को या उस खाने को कोई अच्छा व्यक्ति यानी जिसको नहीं है रोग वो खाता पीता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है, उसकी आहार नाल में भी ये अंडे पहुंच जाते हैं। और जब आंत में पहुंच जाते हैं तो आंत में अंडों से लार्वा बाहर निकलता है। जो लार्वा होता है वो अंडों से बाहर निकल आता है, जो आंत की दीवारों में से होकर के रुधिर में पहुंच जाता है। यानी आंत की दीवारों में घुस करके रुधिर में पहुंच जाता है। रुधिर के साथ अब यह यकृत व हृदय में पहुंचता है और फिर रुधिर से होता हुआ यकृत में यानी लीवर में और फिर हृदय में भी पहुंच जाता है और वहां से फेफड़ों में पहुंचता है। इसके बाद यह श्वसन नली में से होकर ग्रसनी में होता हुआ आहार नाल में पहुंचकर आंत में परजीवी जीवन व्यतीत करता है। यानी इतनी जगहों से होता हुआ फिर आंत में पहुंचता है और फिर वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर आते हैं रोकथाम और उपचार पर, यानी रोकथाम के उपाय और उपचार पर। तो एस्केरिस के संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ प्रमुख उपाय करने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला है कच्ची सब्जियों
वह संदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कच्ची सब्जियां होती हैं, बहुत से लोग कच्ची सब्जियों को ही खाने लगते हैं, तो इनका प्रयोग ना करें। संदूषित जल यानी जो प्रदूषित जल होता है, जो गंदा जल होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए, और जो शौचालय है वो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। फिर तीसरा है कच्ची सब्जियों व फलों को साफ पानी से अच्छी प्रकार से धोकर व पकाकर खाना चाहिए। जो कच्ची सब्जियां हैं, जो फल हैं, उनको अच्छी तरह से धुलना चाहिए और धुलने के बाद भी उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी धुलने के पहले उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अगला है खाने की वस्तुओं को छूने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारे अंडे लग सकते हैं। तो जो भी खाने की वस्तुएं हैं उनको छूने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धुलना चाहिए। फिर अगला है आंत में से कृमियों को बाहर निकालने के लिए हमें कीनोपोडियम के तेल व टेट्राक्लोरोइथिलीन का मिश्रण या हेक्सिल रिसोर्सिनॉल के क्रिस्टल का सेवन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आंत में कृमि हो गए हैं, ये कीड़े हो गए हैं, या आंत में कृमियों को बाहर निकालने के लिए हमें कीनोपोडियम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या टेट्राक्लोरोइथिलीन का मिश्रण सेवन करना चाहिए, अथवा हेक्सिल रिसोर्सिनॉल के क्रिस्टल का सेवन करना चाहिए। तो इनका सेवन करने से कृमि बाहर निकल जाते हैं, जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला है इनके अलावा एल्कोपार, एंटीपार, डिकैरिस का उपयोग भी किया जा सकता है, यानी इन कीड़ों को भगाने के लिए, इनके अंडों को भगाने के लिए एल्कोपार, एंटीपार या डिकैरिस का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर दूसरा रोग है फाइलेरियोसिस रोग। तो फाइलेरिया या वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई लिम्फ वाहिनियों एवं लिम्फ ग्रंथियों में रहता है। जो हमारी लिम्फ वाहिनियां होती हैं, लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, उसमें पाया जाता है, तथा फील पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? फील पाँव नामक रोग। चलिए अब रोग जनन एवं लक्षण को समझ लेते हैं। तो वयस्क कृमि सजीव एवं मृतक दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। यानी जो वयस्क कृमि होता है वो चाहे सजीव हो, जीवित हो, चाहे मृतक हो, दोनों ही अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। अगर जीवित अवस्था की बात की जाए तो जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है। जब जीवित होता है तो खुजली पैदा करता है और हानिकारक उपापचय पदार्थों को जमा करता है। फलस्वरूप लिम्फ वाहिनियों में एंडोथीलियल कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होकर के गुहा को बंद कर देती हैं। इसी के कारण बुखार आ जाता है तथा यकृत, प्लीहा, स्ट्रोटम, पाँव इत्यादि सूजकर रसौली जैसे बन जाते हैं, यानी बहुत बड़े से सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। यह बीमारी ही फील पाँव कहलाती है। यानी इसी बीमारी को, इसी सूजन को क्या कहा जाता है? फाइलेरियोसिस कहा जाता है या फील पाँव कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर के काटने से होता है। यानी जो फाइलेरियोसिस रोग है, जो फील पाँव नामक रोग है, यह क्यूलेक्स पाइपियंस नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। बचने के उपाय अगर देखे जाएं तो बीमारी के संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए मच्छरों को नष्ट करना चाहिए तथा उनके काटने से बचना चाहिए। और हेस्ट्राजन के प्रयोग से वाहकों को समाप्त कर देना चाहिए। जो उसके वाहक होते हैं, हेस्ट्राजन का प्रयोग करिए तो उनके जो वाहक होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे।